सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको रिकॉल करना बहुत जरूरी है, उनको कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले टॉपिक आता है सेट। अब सेट होता क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ, उसके बाद में एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सेट क्या होता है? सेट इज द वेल डिफाइंड collection of objects। अब इसका क्या मतलब है वो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कोई हमारे पास एक ए है, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब हमारा जो ए है इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम एक सेट बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? एक सेट बोलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि सेट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। तो यहाँ पर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। और ये ऑब्जेक्ट्स किसके अंदर है? इस ए के अंदर है। तो इसकी वजह से क्या बन गया? ए हमारा बन गया एक सेट। अब सेट समझ में आगे क्या होता है, एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि बी हमारे पास है, बी के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो ये भी क्या बन गया? एक सेट बन गया। और इस सेट को क्या नाम देंगे? सेट बी। ठीक है, अब सेट समझ में आ गया कि सेट क्या होता है। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? तो सेट तो हमें समझ में आ गया ना क्या होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लेट करो ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एंड बी क्या है? हमारे पास दो सेट हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास ए एंड बी दो सेट हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा? उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए क्रॉस बी से लिखेंगे। यानी ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी से लिखेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सेट है ए, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। ठीक है, और सेट बी है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा? आप कहोगे दीदू ए क्रॉस बी होगा, है ना? ए क्रॉस बी होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब हम इसको निकालेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का पेयर बना देंगे 3 के साथ में। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,3। फिर 1 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ में। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,4। फिर क्या करेंगे? 2 का पेयर बनाएंगे 3 के साथ में। यहाँ पर जाएगा 2,3। फिर 2 का पेयर 4 के साथ में। तो यहाँ पर जाएगा 2,4। बस यही चीज क्या है? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर है उनका क्या करना है? पेयर बनाना है जितने भी एलिमेंट्स है बी के अंदर। एक और एग्जांपल दूं तो चलो यार दे ही देती हूँ, नहीं तो कहोगे दीदी ने अच्छे से समझाया नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कोई ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5। ठीक है, सेट बी है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स है 5 एंड 6। अब यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा? फटाफट से बताओ। ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा। अब ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? तो देखिए सबसे पहले 3 का पेयर 5 के साथ में 3,5 हो गया। 3 का पेयर 6 के साथ में 3,6 हो गया। 4 का पेयर 5 के साथ में 4,5 हो गया। 4 का पेयर 6 के साथ में 4,6 हो गया। फिर 5 बचा, 5 का पेयर 5 के साथ में 5,5 और 5 का पेयर 6 के साथ में दिस इज 5,6। बस बात खत्म। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट को। अभी तक तो हम क्लास 11 के जो टॉपिक्स थे उनको रिकॉल कर रहे थे, अब चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यार रिलेशन एंड फंक्शन में किसकी बात करेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या समझते हैं? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन तो एक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ए एंड बी 2 सेट्स हैं। ए एंड बी क्या है? हमारे पास 2 सेट्स हैं। देन आर इज सेट टू बी रिलेशन इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
इसका मतलब क्या है? अब देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ऐसे तो आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, मुझे पता ही है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए हमारे पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,2 और बी हमारे पास कोई दूसरा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3,4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि ए और बी को हम आर का रिलेशन कब बोलेंगे? जब आर क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है भाई? ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है। अब सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1 का पेयर 3 के साथ में 1,3, 1 का पेयर 4 के साथ में 1,4, 2 का पेयर 3 के साथ में 2,3, 2 का पेयर 4 के साथ में 2,4। ठीक है, ये होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब यहाँ पर बोला है कि आर क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। अब सबसेट क्या होता है वो तो आपको पता है ना, ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है सी का, ये क्या होता है? सबसेट का साइन होता है। ठीक है, अब आर क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या है कि आर के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना, वो किस में से होने चाहिए? ए क्रॉस बी में से होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि जो आर है हमारे पास, जो रिलेशन है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1,4 एंड 2,3। ये आप मान लीजिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो यार, क्या जाता है तुम्हारा मानने में। तो ये आर क्या है? रिलेशन है, उसके अंदर एलिमेंट्स ये हैं। अब आप चेक कीजिए कि जो रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या ये ए क्रॉस बी के अंदर भी हैं? तो देखिए 1,4 ए क्रॉस बी के अंदर है, 2,3 ए क्रॉस बी के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि जो आर है वो क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। मतलब जितने भी एलिमेंट्स आर के अंदर हैं वो ए क्रॉस बी के अंदर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आर है वो क्या है? सबसेट है ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एंड बी क्या है? आर के रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है? यही रिलेशन होता है। अब जब एग्जांपल देखेंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ पढ़ते जाओ। ठीक है, जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसको पढ़ते जाओ, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइजेस के तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब जो रिलेशन होता है ना, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप होते हैं रिलेशन के, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब साथ के साथ अपना नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप आता है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी का मतलब क्या होता है भाई? ये बताओ फटाफट से बताओ, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब खाली होता है, जिसमें कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारे रिलेशन के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रिलेशन क्या होगा? 5 होगा। रिलेशन इज इक्वल टू 5। रिलेशन के अंदर कुछ नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास ए क्रॉस बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है हमारे पास में 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है। और हमें एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन हमें गिवन है x, y सच दैट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें कोई रिलेशन गिवन है। अब सबसे पहले तो इस रिलेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि रिलेशन के अंदर अब क्या क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो देखो, x क्या है? इक्वल है वाई स्क्वायर के। x क्या है? इक्वल है वाई स्क्वायर के। तो अब मान लीजिए कि y की वैल्यू क्या है? 2 है। y की वैल्यू क्या है? 2 है। तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? x क्या है? वाई स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अगर हमारे y की वैल्यू क्या है? 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है ना। अब मान लीजिए कि y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या है? 9 है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि y की वैल्यू क्या है? 4 है। तो अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, रिलेशन आ गया हमारे पास में। ये हमें रिलेशन गिवन था, उसको सॉल्व करके हमने ये चीज निकाल दी ना। अब देखो, अब आप ये चेक करो कि क्या ये रिलेशन जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का। इस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, क्या वो ए क्रॉस बी के अंदर भी प्रेजेंट है या नहीं है? तो देखो, यहाँ पर 4,2 है, यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 9,3 है, यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 16,4 यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? जो रिलेशन है वो सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या है? जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? 5 है, मतलब एम्प्टी है। अगर आपका रिलेशन सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, इसका मतलब क्या है? आपका जो रिलेशन है वो एक एम्प्टी रिलेशन है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब सेकेंड टाइप देख लेते हैं रिलेशन का। तो रिलेशन का सेकेंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है? यूनिवर्सल
रिलेशन। अब पूरा का पूरा ध्यान जो है ना वो कॉपी के ऊपर लगा लो, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इस वाले रिलेशन से, तो ध्यान से जो है देखना, फिर मत कहना कि दीदी ने ढंग से समझाया नहीं। तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूं यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, यूनिवर्स के अंदर हर चीज आ जाती है। तो ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर क्या होता है, रिलेशन इक्वल हो जाता है ए क्रॉस बी के। अभी तक क्या हो रहा था, रिलेशन जो था वो सबसेट था ए क्रॉस बी का, ठीक है, रिलेशन जो है सबसेट था ए क्रॉस बी का, लेकिन अब क्या होने लग गया, रिलेशन जो है इक्वल होने लग गया ए क्रॉस बी के, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के इक्वल होने लग गया, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। तो रुको अभी और भी टॉपिक बाकी है, उसको कंप्लीट कर लो पहले, फिर जाना कहीं पे। तो देखो अभी जो यूनिवर्सल रिलेशन है ना, इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर बाकी के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलेंगे, यहाँ पर आप लेट करो, लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई एलिमेंट है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में ए को भी जो है आर से बिलोंग करना पड़ेगा। अगर जो है आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर ए जो है आर से बिलोंग करता है तो ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है आर को, जो आपका 1 है वो आर के अंदर है, यानी कि रिलेशन के अंदर है। तो इस कंडीशन में 1,1 भी जो है आर के अंदर होना चाहिए। अगर 1,1 आर के अंदर नहीं है तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर 1,1 आपके आर के अंदर है तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यही क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन होती है। दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई, तो इसके लिए हमें लेट करने पड़ेंगे 2 एलिमेंट्स। मान लीजिए ए और बी क्या कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। ए कोमा बी क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में बी कोमा सी को भी जो है वो आर को बिलोंग करना पड़ेगा, बी कोमा ए को भी आर को बिलोंग करना पड़ेगा, यानी कि सिमेट्रिक, उल्टा। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहे हैं तो बी कोमा ए भी जो है आर को बिलोंग करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1,2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में 2,1 को भी आर को बिलोंग करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये कर रहा है तो रिलेशन सिमेट्रिक है। अब मुझे पता है अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले सारे के सारे जो रिलेशन है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई, तो मान लीजिए, लेट कर लीजिए ए कोमा बी कोमा सी क्या कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। ए कोमा बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ए कोमा बी जो है वो आर को बिलोंग करेगा, बी कोमा सी भी जो है आर को बिलोंग करेगा। ये हमें लेकर के चलना है। अगर ए कोमा बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है तो हमें लेकर के चलना है कि ए कोमा बी भी आर को बिलोंग कर रहा होगा और बी कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे क्या ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्या ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं कर रहा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अभी अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको हम मिला करके क्या बोल देंगे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो रल मिलके क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अब यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिया है, a इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 so on 14 तक, और हमें एक रिलेशन गिवन है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस है। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा रिलेशन है, पता करते हैं कौन सा रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखो रिलेशन हमें यहाँ पर ये गिवन है ना, पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर रिलेशन को उठाओ, रिलेशन हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बस यही चीज काम की, ये आगे का तो कुछ काम का है ही नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं जो है इस y को दूसरी साइड भेज दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
r इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर y दूसरी साइड जाएगा इक्वल की दूसरी साइड, तो माइनस का y उस साइड जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू y। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू 3x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, अगर x की जगह पे 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब कैसे आई मैं बताती हूँ यार, तुम्हें कुछ नहीं आता यार बिल्कुल भी। तो देखो x की जगह पे मैं 1 लिखूं, 3 इंटू 1 y हो जाएगा ना, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम x की जगह पे 2 लिख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2 6, x की जगह पे 3 लिख दूं तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब अगर मैं x की जगह पे 4 लिख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, 4 3 ज़ा 12। अब अगर मैं x की जगह पे क्या लिख दूं, 5 लिख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 ज़ा 15। तो क्या ये जरूरी है, क्या ये सेट के अंदर आएगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर उसने क्या गिवन है, हमें सेट A गिवन है जिसकी लिमिट है 14 तक, यानी कि 14 से बाहर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है सेट A के अंदर। तो यहाँ पर रिलेशन के अंदर 15 कैसे आ जाएगा, जब लिमिट ही 14 की है तो 15 तो आ ही नहीं सकता। अब एक कमरे में सिर्फ 4 बंदे रह सकते हैं, तो 5 कैसे रहने लग जाएंगे, नहीं आ सकते ना। अगर एक कमरे में 4 ही बंदे रह सकते हैं, 4 ही बंदे वहां पर मार सकते हैं, तो 5वां कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। वैसे ही अगर एक सेट के अंदर सिर्फ 14 एलिमेंट्स हैं तो 15 एलिमेंट कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है ये हमारे रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो हमारे पास ये जो है एक रिलेशन आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक सेट है। अब हम पता करते हैं कि रिलेशन कौन सा है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने आपको ऊपर ही बताई थी। अभी जो कंडीशंस है ना इनको दिमाग में घोल के पी लो, ये जितनी भी कंडीशन है ना, पानी लो उसमें ये डालो और घोल के पी जाओ, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, अगर A बिलोंग करता है R को तो A कोमा A भी क्या करना चाहिए, R को बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम मान लो कि 1 क्या कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है, कर ही रहा है, मानना क्या है इसमें। तो 1 क्या कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है। तो क्या 1 कोमा 1 भी R को बिलोंग कर रहा है, 1 कोमा 1 भी R को बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 कोमा 1 दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1 कोमा 1 जो है R को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस इतना सा करना था और कुछ नहीं करना, इतना सा करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पता कर लिया हमने। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी, सिमेट्रिक की कंडीशन थी अगर A कोमा B R को बिलोंग करता है तो B कोमा A भी R को बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब A कोमा B के लिए आप ले लो 1 कोमा 3। अब 1 कोमा 3 जो है R को बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पर 1 क्या है, A है, और 3 क्या है, B है। तो 1 कोमा 3 R को बिलोंग कर रहा है। अब आप चेक करो कि उल्टा भी बिलोंग कर रहा है, मतलब B कोमा A भी कर रहा है, मतलब कि 3 कोमा 1 भी R को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या 3 कोमा 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 कोमा 1 भी जो है R को बिलोंग नहीं कर रहा। इस कंडीशन में ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, R इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब चेक करेंगे कि क्या R ट्रांजिटिव है, R ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, A कोमा B कोमा C जो है R को बिलोंग करना चाहिए, है ना। और इस कंडीशन में A कोमा B R को बिलोंग करेगा, B कोमा C भी R को बिलोंग करेगा। और फिर हमें चेक करना है क्या A कोमा C R को बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 1 कोमा 3 है ना, यहाँ पर देखो 1 कोमा 3 लिखेंगे। 1 कोमा 3 जो है बिलोंग कर रहा है R को। अब हमें लेना है B कोमा C, तो यहाँ पर 1 तो A है और 3 क्या है, B है। अब हमें लेना है B कोमा C, तो यहाँ पर ले लो 3 तो B हो गया। अब C में क्या ले लेते हैं, C में ले लेते हैं 9, ठीक है। 9 को हम C मान लेते हैं। तो 3 कोमा 9 R को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना। 1 A कोमा B भी कर रहा है और B कोमा C भी कर रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या A कोमा C भी कर रहा है, ये 1 और ये 9 क्या बिलोंग कर रहा है R को। तो देखो यहाँ पर लिखो 1 कोमा 9, क्या 1 कोमा 9 R को बिलोंग कर रहा है, चेक करो फटाफट से। यहाँ पर आपको 1 कोमा 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, 1 कोमा 9 R को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो गया, R इज नॉट ट्रांजिटिव। R क्या है आपका, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और आपको पता ही नहीं चला। ये मैंने फर्स्ट पार्ट उठाया था आपकी ही बुक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हमें ये भी समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। समझ में आ गया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो वापस से जो है वीडियो को देख लो एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो चलिए आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से।
तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 को। तो वैसे तो एग्जांपल से ही मैंने शुरू करवा दी थी, लेकिन अब ऑफिशियली शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, जो कि हम आराम से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें गिवन है, रिलेशन आर इज द सेट ए 1 2 3 so on 14 defined as relation x, y such that 3x minus y is equals to 0। अभी जो क्वेश्चन है ये हमने पिछले वाले पेज पे सॉल्व कर लिया था, वही क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा था कि आपका जो रिलेशन है r वो सेट a में से बिलोंग करता है और सेट आपका क्या है, ये है। तो हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना था कि ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, जो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रिलेशन r इज द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल्स टू x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, आपका एक रिलेशन है r जो किसमें से बिलोंग कर रहा है, सेट n में से बिलोंग कर रहा है। और सेट n किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है, हमें वही चीज़ चेक करनी है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। यानी कि जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और कहाँ तक चलते हैं ये, इन्फिनिटी तक। यानी कि इनका कोई अंत पार ही नहीं है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स को बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट को मैंने क्या नाम दे दिया, सेट ए नाम दे दिया। अब हमारे पास रिलेशन क्या है वो देखो, रिलेशन आपके पास है, इस वाली चीज को उठा करके यहाँ पे लिख दो, y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब रिलेशन की वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट से रिलेशन की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो अगर मैं x की जगह पे 1 लिख दूं, अगर x की जगह पे 1 लिख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू 2 लिख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 2 7। x की वैल्यू 3 लिख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 3 8, है ना। x की वैल्यू अगर मैं 4 लिख दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 4 9। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखो, यहाँ पर हमें गिवन है कि x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए। यानी कि जो x की वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब 4 से कम क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 होगी, 4 नहीं होगी। अब x की जगह पे हम 4 भी नहीं लिख सकते और उसके आगे की वैल्यूज भी नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर हमें ऐसी कंडीशन गिवन होती कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल होनी चाहिए 4 के, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू जो है 4 भी होती। लेकिन यहाँ पर हमें इक्वल का साइन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 4 तक नहीं जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 पुट कर दी, 3 पुट कर दी, अब हम 4 पुट नहीं कर सकते। तो ये बात का ध्यान रखना है, कंडीशन देखते हुए जाना है। ठीक है, अगर कंडीशन नहीं देखोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तुम्हारी की गारंटी है। अब चलो यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल गया, हमारे पास सेट भी है, तो अब क्या दिक्कत है, फटाफट से निकाल दो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर आपका a, लेट करो a जो है बिलोंग करता है r को, अगर a r को बिलोंग करता है तो a को a भी क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर मैं a इज इक्वल टू ले लेती हूँ 1। ठीक है, तो हमारा जो 1 है वो बिलोंग करता है r को, 1 आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता, करता है यार। तो क्या 1,1 भी करता है, 1,1 भी आर को बिलोंग करता है। देखो फटाफट से 1,1 दिख रहा है कहीं पे आर के अंदर, रिलेशन के अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस इतनी सी चीज लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव पूरा लिख करके आना, मेरी तरह मत लिख देना। अब देखो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, लेट करो a, b जो है r को बिलोंग करता है, a, b r को बिलोंग करता है। तो इस कंडीशन में b, a भी क्या करना पड़ेगा, r को बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बार बार लिख करके बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो अगर यहाँ पर मैं a मान लूँ क्या है 1 है और b मान ले क्या है 6 है। यहाँ पे देखो ये 1,6 जो है r को बिलोंग कर रहा है, 1,6 जो है r को बिलोंग कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे चेक करो क्या 6,1 भी r को बिलोंग कर रहा है। देखो a, b तो r को बिलोंग कर रहा है, क्या b, a भी r को बिलोंग कर रहा है, यानी कि 6,1 भी r को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। फटाफट से चेक करो, फटाफट से देखो दिख रहा है 6,1, नहीं दिख रहा तो लिख दो यार नहीं कर रहा बिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा r इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत सिंपल है यार, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, निहायत ही सिंपल चैप्टर है। 4 नंबर तुम्हें फ्री के देके जाएगा, अच्छे से कर लो इसको। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी, ट्रांजिटिव की कंडीशन थी लेट a, b, c अगर आपको r को बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस कंडीशन में a, b r को बिलोंग करेगा, b, c भी r को बिलोंग करेगा
फिर आपको चेक करना है क्या ए कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ट्रांजिटिव है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर आप ले लो, देखो 1,6 क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू आर। अब आप चेक करो क्या 6 कोमा फर्दर, 6 कोमा आगे की चीज आर को बिलोंग करी है कि नहीं करी, यानी कि बी कोमा सी। अब यहाँ पर 1 क्या है, ए है, 6 क्या है, बी है। अब हम चेक करेंगे बी कोमा सी, तो बी की जगह पे तो 6 आ जाएगा। अब सी की जगह पे लिखो कुछ, तो आपको 6 के साथ में कोई पेयर दिख रहा है, 6 के साथ में कोई पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास बी कोमा सी हमें पता ही नहीं चला कि आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ए कोमा बी तो कर रहा है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि बी कोमा सी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ट्रांजिटिव, देन आर इज ट्रांजिटिव। अब आप कहोगे दीदी ये क्या बला है भाई, ये क्या चीज लिख दी आपने, आपने तो बोला था कि ए कोमा बी आर को बिलोंग करेगा, बी कोमा सी आर को बिलोंग करेगा, तो ए कोमा सी भी चेक करना है कि आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। लेकिन आप तो यहाँ पे कह रहे हो कि बी कोमा सी आर को बिलोंग कर ही नहीं रहा, फिर भी आपने इसको ट्रांजिटिव लिख दिया। तो ये कैसे हो गया, ये क्या बवाल है। तो देखो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता हुआ दिख जाए, लेकिन बी कोमा सी आपको पता ही ना चले कि वो आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही देख लो, बी कोमा सी हमें दिखा ही नहीं कहीं पे, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, बी कोमा सी आर को बिलोंग नहीं कर रहा था। तो जब बी कोमा सी ही आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ए कोमा सी आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता, हमें ये कैसे पता चलेगा। तो इस कंडीशन में हम लिख देंगे कि आर जो है ट्रांजिटिव है। ठीक है, जब भी आपको, क्योंकि ये चीज तो हमें जो है गिवन होती है, ए कोमा बी आर को बिलोंग करेगा, बी कोमा सी आर को बिलोंग करेगा, ये तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है जो हमें गिवन ही होती है। हमें तो बस ये चेक करना होता है ए कोमा सी आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब आपको जो है कंडीशन में बी कोमा सी आर को बिलोंग करता हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा, तो आप ये कैसे पता करोगे कि ए कोमा सी करता है कि नहीं करता। जिस कंडीशन में सीधा सीधा हम लिख देंगे कि आर जो है ट्रांजिटिव है और बात खत्म। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, r इज इक्वल टू x कोमा y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, ये हमें गिवन है, रिलेशन हमें गिवन है, यहाँ पर हमें एक सेट a गिवन है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, सेट a हमें गिवन है, अब हमें निकालना है रिलेशन। तो रिलेशन की कंडीशन हमें गिवन है कि y जो है वो डिविजिबल होना चाहिए x से। ठीक है, y जो है डिविजिबल होना चाहिए x से। अब यहाँ पर आप इस वाले सेट के अंदर देखो कि क्या 1 से 1 को डिवाइड किया जा सकता है। ये 1 क्या है, ये y है, ये 1 क्या है, ये x है। क्या 1 जो है 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अब 2 को चेक करो, क्या 2 जो है 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं ना। ऐसे ही 1 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप चेक करो, क्या 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 से 3 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 2 से 3 डिवाइड होता हुआ दिखा है आपको कभी, 2 की टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4 होता है, 3 तो आया ही नहीं, तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होता। 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, 2 से 6 भी डिवाइड हो जाता है, 2 से 5 डिवाइड नहीं होता है ना। अब 3 से चेक करो, 3 से कौन कौन सा एलिमेंट डिवाइड होता है, यहाँ पे 3 से सिर्फ 6 डिवाइड होगा और कोई भी डिवाइड नहीं होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे 3,6 और 3,3 भी लिख सकते हैं, 3 से 3 भी डिवाइड हो जाता है। ओके, अब देखो, अब 4 से चेक करो, 4 से यहाँ पर कौन सा एलिमेंट डिवाइड होगा, तो 4 से सिर्फ 4,4 ही डिवाइड होगा, बाकी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला था ना हमें y से जो है x से y डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पर वही चेक कर रहे हैं हम। अब 5 से चेक करो, 5 से भी सिर्फ 5,5 ही डिवाइड होगा, बाकी का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर जो सेट के अंदर प्रेजेंट है वो डिवाइड नहीं होगा। अब 6 से देखो, 6 से भी क्या होगा, 6 ही डिवाइड होगा, बाकी का कोई भी एलिमेंट डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास रिलेशन के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, अगर आपका लेट करो आपका a जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, तो a कोमा a भी क्या होना चाहिए, r को बिलोंग करना चाहिए। तो a मान लीजिए आप 1 को, a इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब आप बोलिए कि 1 जो है बिलोंग कर रहा है r को, 1 r को बिलोंग कर रहा है। अब आप मुझे बताइए क्या 1,1 भी r को बिलोंग कर रहा है, a भी r को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। फटाफट से देखो, a, 1,1 भी जो है r को बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में लिख देंगे कि 1,1 भी r को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि हमारा जो r है, r इज अ रिफ्लेक्सिव। आपका जो r है वो क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, फटाफट से लिखो, यहाँ पे सिमेट्रिक की कंडीशन लिखो, लेट a, b बिलोंग्स टू r, देन
बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कोमा ए भी करेगा। तो देखो यहाँ पर देखो आप, जैसे कि 1,2 जो है आर को बिलोंग कर रहा है, 1,2 आर को बिलोंग कर रहा है। अब आप मुझे बताओ क्या 2,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है? क्या 2,1 भी आपको आर को बिलोंग करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ पे 2,1 दिख रहा है रिलेशन के अंदर? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आर जो है वो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर 2,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो आर क्या है आपका, नॉट सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है वो भी फटाफट से लिखो। लेट करो ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करता है आर को। इस कंडीशन में ए कोमा बी आर को बिलोंग करेगा, बी कोमा सी आर को बिलोंग करेगा। तो हमें चेक करना है क्या ए कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए जैसे कि 1,2 ले लीजिए, ठीक है, 1,2 ले लीजिए। तो 1,2 क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर 1 क्या है, 1 आपका ए है और 2 क्या है आपका बी है। अब हमें लेना है बी कोमा सी। तो 2 बी तो हमने ले लिया, 2 है। अब सी की जगह पे हम क्या ले लें, देखो सी की जगह पे आप ले लो 4, ठीक है, सी की जगह पे आप ले लो 4 तो हो जाएगा 2,4। अब देखो 2,4 आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर सी क्या है, 4 है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है क्या ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करता है, यानी कि 1,4 भी आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता। 1,4 आर को बिलोंग करता है कि नहीं करता, चेक करो। 1,4 भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव भी है। आर इज अ ट्रांजिटिव। आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड इज आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आपका रिलेशन है आर वो बिलोंग करता है सेट जेड में से। अब जेड किसका सेट है, इंटीजर्स का सेट है। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन गिवन है, हमें यहाँ पर बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इसको हम तभी बता पाएंगे जब हम रिलेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और रिलेशन को सॉल्व करने से पहले हमें सेट जेड का पता करना पड़ेगा कि सेट जेड कौन सा है। तो इंटीजर क्या होते हैं, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो इंटीजर क्या होते हैं फटाफट से बताओ, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो देखो हमने क्या पढ़ी थी बचपन में, एक नंबर लाइन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, एक नंबर लाइन पढ़ी थी जहाँ पर बीच में 0 होता है। इस साइड जो है नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 सो ऑन चलते हैं माइनस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इस साइड क्या होते थे, पॉजिटिव नंबर्स होते थे, जैसे कि +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, और ये सो ऑन चलते थे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यही था ना, इसी चीज को बोलते हैं इंटीजर्स, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आपके पास जो सेट होगा इंटीजर्स का वो हो जाएगा 0 +-1 +-2। देखो पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, +-3 और ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा +-इन्फिनिटी तक। ये हो गई हमारे पास में क्या, सेट हो गया। अब हमें पता करना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है x माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं रिलेशन को। तो देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 0 - 0 करूँ, 0 - 0 करूँ, ये 0 क्या है, ये x है, ये 0 क्या है, ये y है। यहाँ पर x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो 0 - 0 करूँ तो 0 - 0 क्या होगा, 0 होगा। और 0 इंटीजर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये देखो ना, इंटीजर ही तो है 0। अब यहाँ पर जैसे कि 1 - 1 कर दे, 1,1 ले लूँ मैं यहाँ पे, 1 - 1 करूंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 इंटीजर होता है। 1 - 2 करूंगी तो 1 - 3 करूंगी तो 1,4 1,5 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखो जैसे कि 2,3 2,4 2,5, ठीक है, 2,1 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। ये जो हमारा सिनेरियो ये चलता ही जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम निकाल लें रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी, फटाफट से बताओ। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी, हम लेट करते थे कि जो ए है वो बिलोंग करता है आर को, तो इस कंडीशन में ए को भी क्या करना पड़ता था, आर को बिलोंग करना पड़ता था। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लेट करूँ कि 1 जो है बिलोंग करता है आर को, यहाँ पर अगर मैं a = 1 ले लूँ और 1 को मैं कह दूँ कि आर को बिलोंग करता है, तो 1 तो करता है आर को बिलोंग। तो क्या 1,1 भी आर को बिलोंग करता है, फटाफट से बताओ, क्या 1,1 भी आर को बिलोंग करता है या नहीं करता। देखो यहाँ पे आर के अंदर 1,1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या करता है, बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
हो गया यहाँ पे। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती थी, फटाफट से सिमेट्रिक की कंडीशन होती थी, लेट करो a कोमा बी जो है बिलोंग करता है r को, तो b कोमा a को भी क्या करना पड़ता था, r को बिलोंग करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था। अब देखो 1 कोमा 2 जो है क्या कर रहा है, 1 कोमा 2 कर रहा है r को बिलोंग, 1 कोमा 2 r को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो क्या 2 कोमा 1 भी कर रहा है, क्या 2 कोमा 1 भी r को बिलोंग करेगा। तो देखो यहाँ पर आपको रिलेशन के अंदर 2 कोमा 1 दिख रहा है, तो देखो रिलेशन के अंदर 2 कोमा 1 भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 कोमा 1 भी ले लूं, तो देखो 2 में से 1 जाएगा, x में से y जाना है ना, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, और जो 1 है वो इंटीजर्स में आता है, इसका मतलब क्या है 2 कोमा 1 भी r को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन आप मुझे बताओ कि क्या होती है। तो आप कहोगे दीदी ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि a कोमा बी कोमा सी अगर r को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन में a कोमा बी r को बिलोंग करेगा, b कोमा सी भी r को बिलोंग करेगा। फिर हमें चेक करना है क्या a कोमा सी भी r को बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 1 कोमा 2, ठीक है। तो 1 कोमा 2 जो है r को बिलोंग कर रहा है, 1 कोमा 2 r को बिलोंग कर रहा है, 2 कोमा 1 भी r को बिलोंग कर रहा था ना। अब क्या 1 कोमा 1, देखो यहाँ पे 1 क्या है, 1 है यहाँ पर a और 2 है यहाँ पे b, यहाँ पे 2 है b और यहाँ पर 1 क्या है, c हो गया, ठीक है। तब देखो 1 कोमा 1 मतलब a कोमा c में हो जाएगा 1 कोमा 1, तो क्या 1 कोमा 1 भी r को बिलोंग कर रहा था, वहां पे रिलेशन में चेक करना, बिल्कुल कर रहा था। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, r जो है आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमें फिफ्थ पार्ट गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना है सेट ए में से, और सेट ए किसका है, सेट ए है ह्यूमन बींग्स का जो कि एक टाउन में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए पार्ट गिवन है, आर सच दैट एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड y वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि x और y क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, x और y सेम जगह पे काम करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी 5 पार्ट है, एक एक करके सभी को समझेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन गिवन है कि जो हमारा x है और जो y है वो सेम प्लेस पे काम करते हैं, मतलब एक ही जगह पे काम करने जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है अगर आपका a बिलोंग्स टू r है तो a कोमा a भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हमारा x मान लो कि जो है बिलोंग करता है r को, यानी कि जो x है वो किसी जगह पे काम करता है, ठीक है, x किसी जगह पे काम करता है, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब x कोमा x भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। अब x कोमा x बिलोंग्स टू r कब होगा, जब x और x दोनों सेम जगह पे काम करेंगे। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, जैसे कि आपको, जैसे कि राम है, राम जो है किसी मॉल में काम करता है, राम जो है किसी मॉल में काम करता है, तो क्या राम कोमा राम भी किसी मॉल में काम करेगा, क्या राम कोमा राम भी जो है सेम मॉल में काम करेगा, ऑफ कोर्स करेगा यार। एक इंसान दो जगह पे कैसे काम कर सकता है, एक इंसान जो है एक समय पर एक ही जगह पे काम करेगा, तो राम राम भी तो एक ही जगह पे काम करेंगे ना। जिसका मतलब क्या है, आपका जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि x कोमा x भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r को, तो रिलेशन हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब ढंग से लिख देना, मैंने ऐसे ही लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, a कोमा b बिलोंग्स टू r होता है तो b कोमा a को भी क्या होना पड़ता है, बिलोंग्स टू r होना पड़ता है। अब यहाँ पर आप ले लो कि x कोमा y क्या है, बिलोंग करते हैं r को, यानी कि ये बिलोंग कब करेंगे r को, जब x और y दोनों सेम जगह पे काम करेंगे, जब x और y दोनों सेम जगह पे काम करेंगे तभी क्या करेंगे, ये r को बिलोंग करेंगे। अब क्या y और x भी सेम जगह पे काम करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे यार। x कोमा y अगर सेम जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे कि राम और मोहन दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो मोहन और राम भी तो सेम जगह पे काम करेंगे, वो तो एक ही बात हो गई। दोनों को चाहे आप नाम को आगे लिख दो किसी के नाम को पीछे लिख दो, बात तो सेम ही होती है। यहाँ पर y कोमा x भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। इस कंडीशन में आपका जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं।
ये बहुत सिंपल चीज है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो a कोमा b कोमा c जो है बिलोंग्स टू r अगर होता है तो a कोमा b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, b कोमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि a कोमा c भी क्या है, बिलोंग्स टू r है। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि x कोमा y जो है वो बिलोंग करते हैं r को, ये हमने ले लिया। x कोमा y जो है r को बिलोंग करते हैं, y कोमा जेड भी आर को बिलोंग करते हैं। अभी आर को बिलोंग कब करेंगे, ये तो हमें गिवन है कि x कोमा y आर को बिलोंग करता है, y कोमा जेड भी आर को बिलोंग करता है। ट्रांजिटिव में ये कंडीशंस गिवन होती हैं और हमें चेक करना होता है ये चीज। तो आप यहाँ पर ये बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि x कोमा y जो है वो सेम जगह पे काम करते हैं। x और y जो है दो इंसान है, वो सेम जगह पे काम कर रहे हैं, आप ऐसे समझो। और y और z दो इंसान है जो सेम जगह पे काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ क्या a और c, x और z ये भी सेम जगह पे काम करते हैं कि नहीं करते? तो देखो जब x और y सेम जगह पे काम कर रहे हैं, y और z सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो x और z भी तो सेम ही जगह पे काम करेगा। जब राम मोहन सेम जगह पे काम कर रहे हैं, मोहन लक्ष्मण भी सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही बंदे एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि राम और लक्ष्मण भी सेम जगह पे काम करेंगे। तो यहाँ पर x और z भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे r को, और इस कंडीशन में r आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आपका, अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट हमें गिवन है रिलेशन इज इक्वल टू x कोमा y सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि x और y क्या कर रहे हैं, सेम जगह पे रह रहे हैं। तो ये भी यार इसी की तरह ही सेम क्वेश्चन है, इसको भी कर देते, क्या बड़ी बात है। तो देखो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगी। रिफ्लेक्सिव कंडीशन यही होती है, मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि x जो है बिलोंग करता है r को, तो क्या x कोमा x भी r को बिलोंग करेगा, x कोमा x भी r को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो x कोमा x r को बिलोंग कब करेगा, जब x और x सेम जगह पे रह रहे होंगे, सेम ही घर में रह रहे होंगे। अब राम और राम तो सेम ही घर में रहेंगे ना, राम और राम तो सेम ही घर में रहेंगे, एक इंसान दो घरों में तो नहीं रह सकता। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि x कोमा y दो इंसान है जो कि r को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये सेम जगह पे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो क्या y कोमा x भी एक ही घर में रहेंगे? तो देखो जब x कोमा y एक घर में रह रहे हैं तो y को आप आगे लिख दो, x को पीछे लिख दो, सेम ही घर में तो रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, r जो है आपका सिमेट्रिक भी है, हुआ ना सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म में मत लिख करके आना, नहीं तो तुम्हारे नंबर भी शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। तो देखो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। तो अब आप मान लीजिए कि x कोमा y जो है एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग करते हैं r को। अब y कोमा z भी एक ही घर में रहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी r को बिलोंग करते हैं। तो क्या x कोमा z भी एक ही घर में रहेंगे? क्या a कोमा c भी बिलोंग करेगा r को? ऑफ कोर्स करेगा। x कोमा z भी एक ही घर में रहेंगे। जब x कोमा y एक घर में रहते हैं, y कोमा z एक घर में रहते हैं, तो x कोमा z भी तो एक ही घर में रहेंगे। अगर आपके मम्मी पापा एक घर में रहते हैं, आपके पापा और आपके भैया एक घर में रहते हैं, तो क्या आपके मम्मी और भैया भी एक ही घर में रहेंगे? ऑफ कोर्स रहेंगे। इसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं, प्रस्थान करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है रिलेशन x कोमा y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो x है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है y से। ये हमें रिलेशन गिवन है। अब हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। कैसे चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है, अगर आपका x बिलोंग्स टू r है तो आपका x कोमा x भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है। अब क्या x कोमा x भी r को बिलोंग करेगा? फटाफट से बताओ कि x कोमा r को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो अगर जो है x 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अगर x 7 सेंटीमीटर बड़ा है x से, तभी वो r को बिलोंग करेगा। अब आप खुद सोचो, क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हो? क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबे हो? नहीं हो ना। इसका मतलब क्या है, x जो है x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, और जो x कोमा x है वो r को बिलोंग भी नहीं करेगा। इस कंडीशन में रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, x कोमा x बिलोंग नहीं करता r को, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, x, y बिलोंग्स टू r होगा अगर, तो y, x भी बिलोंग्स टू r होगा। ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि x, y जो है बिलोंग करता है r को, यानी कि जो x है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, x जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो क्या y, x भी बिलोंग्स टू r होगा? क्या जो आपका y है वो भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? तो भाई y x से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा होगा? अभी तो हमने बोला कि x 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, तो y तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना, y 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे होगा? तो इस कंडीशन में y, x जो है r को बिलोंग नहीं करेगा और r इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। और मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे से वापस से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से बता रही हूँ मैं। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, x, y बिलोंग्स टू r होता है, y, z बिलोंग्स टू r होता है, तो हमें चेक करना होता है क्या x, z भी r को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो ट्रांजिटिव है, नहीं कर रहा तो नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि x, y जो है बिलोंग्स टू r है, यानी कि जो आपका x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये भी मान लिया कि y जो है y, z भी बिलोंग्स टू r है, मतलब y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। अब क्या x, z भी r को बिलोंग करेगा? क्या x, z भी r को बिलोंग करेगा? तो देखिए, आपका जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा ना। x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे होगा? जब y ही जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से तो 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे होगा? तो इस कंडीशन में x, z जो है नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा और r इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, r इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, रिलेशन इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x इज अ वाइफ ऑफ y। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो आपका x है ना वो y की वाइफ है, ठीक है, y की पत्नी है। अब यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है a बिलोंग्स टू r, तो a, a भी बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने x लिख दिया था, x लिख दो चाहे a लिख दो, बात तो एक ही है। यहाँ पर आप a, r भी लिख सकते थे, a बिलोंग्स टू r भी लिख सकते थे, ठीक है। तो देखो a बिलोंग्स टू r होगा तो a, a भी जो है बिलोंग्स टू r होगा। अब देखिए, अब x बिलोंग्स टू r है, आप ये मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू क्या है, r है, तो क्या x, x भी बिलोंग्स टू r होगा? क्या x, x भी r को बिलोंग करेगा? तो x, x r को बिलोंग कब करेगा? इसकी कंडीशन क्या है, जब क्या होगा, x जो है x की वाइफ होगा। अब आप खुद की ही वाइफ कैसे बन सकते हो? आप खुद की वाइफ बन सकते हो? नहीं बन सकते ना यार। तो इसका मतलब क्या है, x, x जो है r को बिलोंग नहीं करता और r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हो जाएगा, ठीक है। आप खुद की वाइफ थोड़ी ना बन सकते हो, खुद की वाइफ तो नहीं बन सकता कोई भी इंसान, तो यहाँ पर x, x भी कैसे बनेगा फिर खुद की वाइफ? हाँ, अगर तुम नहीं बन सकते तो दूसरे को कैसे बना रहे हो तुम? अब देखो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो b, a भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। अब देखो, अब आप मान लीजिए कि x जो है y की वाइफ है, इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा? x, y बिलोंग्स टू r होगा अगर x जो है y की वाइफ है। तो क्या y, x भी बिलोंग्स टू r होगा? y, x भी बिलोंग्स टू r होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर x जो है वो y की वाइफ है, तो क्या y x की वाइफ होगा? कैसे होगा यार, y तो x का हस्बैंड होगा ना। अगर x y की वाइफ है तो y तो x का हस्बैंड होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, y, x जो है बिलोंग्स टू r नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर y, x बिलोंग्स टू r होता तो इस कंडीशन में y क्या होता है, x की वाइफ होता, लेकिन ऐसा नहीं है, y तो x का हस्बैंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, अगर a, b, c बिलोंग्स टू r है तो इस कंडीशन में a, b बिलोंग्स टू r होता है, b, c भी बिलोंग्स टू r होता है, और a, c बिलोंग्स टू r होता है कि नहीं होता, ये हमें चेक करना होता है ना। अब देखो, अब आप मान लो कि x, y बिलोंग्स टू r है, जो आपका x है वो y की वाइफ है। अब क्या y, z जो है बिलोंग्स टू r होगा? इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, y जो है z की वाइफ होना चाहिए। तो कैसे होगा भाई, अगर x जो है y की वाइफ है, इसका मतलब क्या है, y मेल है, y मेल है, और अगर y मेल है मतलब y जो है आदमी है, तो y z की वाइफ कैसे होगा यार?
वाई जेड की वाइफ कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, वाई कोमा जेड जो है नॉट बिलोंग्स टू आर है। और मैंने आपको कहा था जब वाई कोमा जेड ही नॉट बिलोंग्स टू आर हुए तो इसका मतलब क्या है कि ए कोमा सी, मतलब एक्स कोमा जेड कहाँ से बिलोंग्स टू आर होगा, कहाँ से होगा, अगर वाई कोमा जेड ही बिलोंग्स टू आर नहीं है तो एक्स कोमा जेड भी कहाँ से होगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका आर है वो क्या है, नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव है। आगे बात समझ में। अब करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज अ फादर ऑफ y। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो आपका x है ना वो y का फादर है, यानी y का पिता है, पापा है y का। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, अगर x बिलोंग्स टू r है तो x कोमा x भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो देखो अब x कोमा x बिलोंग्स टू r कब होगा, जब x जो है x का पापा होगा। अब आप खुद के पापा कैसे बन सकते हो, नहीं बन सकते ना खुद के पापा। तो इसका मतलब क्या है, x कोमा x जो है बिलोंग्स टू r नहीं है और r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है यार, इसमें छोटे से क्वेश्चन है, मतलब चिंदू से क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते थे आप, पर मैं सोचूंगी चलो करवा ही देते हैं। चलो अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिकली कंडीशन होती है अगर आपका x कोमा y जो है बिलोंग्स टू r है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका x है वो y का पापा है, y के फादर है। तो क्या y जो है x का पापा होगा, y क्या x का पापा होंगे, y x को बिलोंग कब करेगा, सॉरी y कोमा x जो है r को बिलोंग कब करेंगे, जब y जो है x के पापा होंगे। अब जब x y का पापा है तो y तो x का बेटा होगा ना, y x का पापा कैसे बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी नॉट बिलोंग्स टू r है और ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था ना पूरा लिख करके, वैसे ही करने सारे क्वेश्चन, ऐसे मत कर देना। अब ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसटिव की कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो आपका x कोमा y जो है बिलोंग करता है r को, यानी कि इस कंडीशन में जो x है वो y का पापा है। अब जो आपका y है वो बिलोंग करता है z को, सॉरी y z जो है बिलोंग करते हैं r को। इसका मतलब क्या है, जो y है वो z का पापा है, x y के पापा है, y z के पापा है। तो क्या a कोमा c मतलब x कोमा z बिलोंग्स टू r होगा। तो देखो अगर x y का पापा है, y z का पापा है, तो क्या x z का पापा भी होगा, नहीं होगा, x z का दादाजी होगा, क्योंकि x का बेटा कौन, y का बेटा कौन, z। तो x किसका x का पोता कौन होगा, z होगा, है ना। तो इस कंडीशन में x कोमा z जो है बिलोंग नहीं करेगा r को, मतलब x जो है z का पापा नहीं होगा क्योंकि वो उसका दादाजी होगा। इस कंडीशन में जो आपका r है वो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो है वो ज्यादा लेंथी होने वाली है, तो मैं सोचूं कि जो बाकी के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।